सब चचा पर उसका न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपुर 1 नंबर ब्लॉक के मजलिसपुर में, और मजलिसपुर में फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से एक कॉर्नर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी सीधी तस्वीरें आप हमारे पीछे देख सकते हैं। दरअसल हम आपको बता दें, आज का ये कॉर्नर जो प्रोग्राम है, फॉरवर्ड ब्लॉक के एमएलए जो ग्वालपुर यानी चाकुलिया के जो विधायक है अली इमरान, वो भी मंच से संबोधित करते हैं। ये प्रोग्राम दरअसल किसानों का जो बिल लेकर जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर 27 तारीख को एक पैदल मार्च चाकुलिया से इस्लामपुर का एक प्रोग्राम रखा गया है। उसी को लेकर तकरीबन 45 किलोमीटर की ये दूरी पैदल एक तरह से मार्च होगा। उसी की तैयारियों को लेकर जगह जगह, चाहे वो कालपुर हो, इस्लामपुर हो और चाकुलिया हो, और अली इमरान रम्ज के नेतृत्व में जो रैली निकाली जाएगी उसकी तैयारी चल रही है। वो क्या बातचीत कर रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे जो सहयोगी हम उनसे कहेंगे कि उनकी जो स्पीच है वो क्या कहना चाह रहे हैं, सीधे तौर पर हम उनसे ही सुनेंगे। मेरे पास रहेगा, मालिक हम हो गए कंपनी, तो आपका जमीन हो गया कंपनी के पास, और सूद आपका बैंक से आपसे वसूल करेगा। तो आप इधर से भी मरिए, उधर से भी मरिए। तो ये है कानून। और इस तरह का नाइंसाफी अगर होता है तो आप इसके खिलाफ कहा जा सकते हैं इंसाफ मांगने के लिए एसडीएम इस्लामपुर एसडीओ के पास, और उससे नहीं हुआ तो डीएम के पास, यही दो के पास जा सकते हैं। तो ये बताइए, आज तो तृणमूल सरकार का राज है, जनता का चुना हुआ सरकार है, तब आपका एसडीओ नहीं सुनता है, तब आपका डीएम आपको नहीं सुनता है, और जब कंपनी राज आ जाएगा तो आपका एसडीएम सुनेगा, आपका डीएम सुनेगा, तब तो वो अदानी और अंबानी का गुलाम बन के रहेगा। तो उस वक्त आम किसान इंसाफ लेने के लिए कहां जाएगा? उसके पास कोई जगह नहीं होगा। और उस कानून में यह भी बोला हुआ है कि आप इसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते हैं। तो आपका अदालत का रास्ता भी बंद हो गया। तो अब आप अदालत में नहीं जा सकते, आपका एसडीएम डीएम सुनेगा नहीं, आपकी जमीन कंपनी की हो गई, और बैंक से जो पैसा लिए वो सूद आपको जिंदगी भर चुकाते रहना होगा। मतलब आपकी हालत है बद से बदतर। और वो जो हम शुरू में बोले कि बच्चों को जहर देके मारना होगा और खुद गला में रस्सी देके मरना होगा, वही नौबत आ जाएगा। और जब आप अपने जमीन में उगाया हुआ फसल, आप साग सब्जी आप खुद बाजार में बेच नहीं सकते, जब ये कानून लागू हो जाएगा तो आज मजलिसपुर में मेरा गरम चचा का सब्जी का दुकान है, तो जब सब्जी खेत से आपके बाजार में आएगा ही नहीं तो गरम चचा दुकान कहाँ लगाएगा? गरम चचा का परिवार कैसे चलेगा? उसके घर में खाना कैसे पकेगा? ये बड़ा सवाल होगा। तो ये बात समझना, क्योंकि सारा साग सब्जी जो है आपके खेत से सीधे कंपनी के पास जाएगा, और कंपनी का अपना गोडाउन होगा, वो सारा साग सब्जी अपने गोडाउन में रख लेगा। और उस वक्त जो आलू आपसे वो 5 रुपया किलो खरीद रहा है, 500 रुपया कुंटल खरीदेगा, वही आलू जब गोडाउन से निकाल के लाएगा, जब बाजार में आलू नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा जिला तो वही खरीद लेगा। वो आपके तरह हमारे तरह 2, 4, 10 हजार 20 हजार लाख रुपया लेके तो नहीं उतरेगा ना। वो एक बार उतरेगा 2 लाख करोड़ रुपया लेगा, 2 लाख करोड़ रुपया लेके आएगा। वो 2 लाख करोड़ रुपया में पूरा जिला का आलू खरीद लिया। अब जिला का सारा आलू उसके गोडाउन में चला गया। अब गरम चचा मजलिसपुर में आलू कहां से बेचेगा? कहां से आलू बेचेगा? गरम चचा मतलब मेरा चचा, लेकिन ऐसा चचा बहुत है पूरे इलाके में, सबका बुरा हाल हो जाएगा। तो जब आलू नहीं रहेगा तो सब्जी का दुकान में आलू प्याज साग सब्जी आएगा कैसे? और जब नहीं आएगा तो आदमी खाएगा कहां से? तब जो 2 लाख करोड़ का आलू वो गोडाउन में रखा है, अगर उसमें उसका 500 करोड़ का आलू सड़ जाए, 500 करोड़ का आलू उसका सड़ जाए, तो भी 1500 करोड़ का आलू उसका बचा रहेगा। और 1500 करोड़ का आलू जो वो 5 रुपया किलो खरीदा था, वही आलू जब बाजार में वो 70-80 रुपया किलो में बेचना शुरू करेगा, तो 500 करोड़ का आलू सड़ने के बाद भी वो 5000 करोड़ का मुनाफा कमा लेगा। और आप और हम घर में खाने को तरस जाएंगे, गरीब आदमी को भूखा मरने का हालत हो जाएगा। ये लड़ाई आपके पेट के लिए है, अपने लिए लड़ना होगा। आप अगर ये सोचते हैं कि ये कानून बना के आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ये याद रखिए, जिस तरह एनआरसी बना उसका असर आप पर पड़ेगा। ये वापिस नहीं हुआ है, सीए आ रहा है,
उसका असर भी आप पर पड़ेगा। एनपीआर अगर हुआ उसका असर भी आप पर पड़ेगा। ये सारा कानून इस देश के खिलाफ है, आप लोगों के खिलाफ है। आप अगर नहीं जागे तो ये तृणमूल करने वाला नेता लोग जो बड़ा बड़ा डायलॉग मारता है, ये लोग क्या बोलता था कि दीदी रोले एनआरसी नहीं होगे, दीदी रोले एनआरसी नहीं होगा, यही बात बोलता था ना। तो हम भी मान लेते हैं भाई दीदी रहने से एनआरसी नहीं होगा। अरे सौरव गांगुली एक क्रिकेटर है, खिलवाड़ है, हर वक्त तरोताजा रहता है, उसको हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो दीदी को हार्ट अटैक नहीं होगा इसका कोई गारंटी है? दीदी को हार्ट अटैक नहीं आएगा इसका कोई गारंटी है? अरे हयात मौत अल्लाह के हाथ में। अगर कल अचानक दीदी को हार्ट अटैक हो जाए, परसों दीदी मर जाए, तो ये जो नेता बोलते हैं रब्बानी साहब कि दीदी रोले एनआरसी नहीं होवे तो दीदी चले गए तो क्या हमरा बांग्लादेश चले जाओ? तो क्योंकि उसके बाद क्या है ये तो रब्बानी साहब को भी नहीं पता। ये पहले से जिंदा है दीदी के भरोसे पर, ये लोग तो अपने भरोसे कोई जिंदा भी नहीं है। जब दीदी थकले एनआरसी होवे ना, और दीदी ना थकले की होवे ये लोग कोई नहीं जानता है। तो सच्चाई को समझना होगा कि हमारी लड़ाई दीदी और दादा के लिए नहीं है। कि दीदी रहे नहीं रहे, दादा रहे नहीं रहे, एमएलए एमपी रहे, मंत्री रहे नहीं रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रहेंगे, हमारी नस्लें रहेगी, ये लड़ाई उसके लिए है। वो कैसे रहेगी ये हमको देखना होगा, उसके लिए हमको सोचना होगा। ये लड़ाई आपको समझना होगा कि किसान आंदोलन जो है ये आपके हर एक घर पर असर डालेगा। अरे एनआरसी अगर होगा तो मोदी बोलता है, अमित शाह बोलता है, दिलीप घोष बोलता है कि 2 करोड़ मुसलमान को निकाल देंगे। अरे देश में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, तुम 2 करोड़ को निकाल दोगे? 28 करोड़ मुसलमान तब भी देश में रहेगा, 128 करोड़ आबादी तब भी हिंदुस्तान में रहेगा। लेकिन ये जो काला कानून लाया गया है किसानों के खिलाफ, ये कानून अगर लागू हो गया तो 130 करोड़ में 130 करोड़ आबादी जो है ना भूखमरी, महंगाई, बेबसी और लाचारी का शिकार हो जाएगी। गरीब और गरीब होता जाएगा, मजदूर किसान के घर में खाना नहीं पकेगा, गरीब आदमी मोहताज हो जाएगा दाने दाने के लिए। उसकी लड़ाई है, इसलिए आप सबको इस लड़ाई में जुड़ना होगा। ये लड़ाई आपके लिए। विक्टर आज किसान का बेटा हो सकता है, मेरा दादा किसान होंगे, उनके वजह से हम किसान परिवार का है, लेकिन आज हम किसान नहीं है, हम खेती नहीं करते हैं। मेरी जमीन पर कौन खेती करता है हमको पता भी नहीं है, हम कुछ देखने भी नहीं जाते। धान कटता है, बेचता है, कौन क्या करता है हमको मतलब नहीं रहता है। और अगर कल ये कानून लागू भी होता है तो हम वकालत करके खाना खा लेंगे। धान बेचने की जरूरत हमको नहीं है, पटुआ बेचने हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे बाप चचा लोग जो हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जो लोग आज किसान हैं, खेत से जुड़े हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई खेत पर निर्भर है, उनका रोजगार खेत से चलता है। फसल कटेगा तो उनके घर में इलाज होगा, फसल कटेगा तो उनके घर में खुशियां आएंगी, फसल कटेगा तो उनकी बेटी की शादी होगी, फसल कटेगा तो हमारा बेटा पढ़ सकता है, फसल कटेगा तो मेरी दीदी का इलाज हो सकता है। ये सारा चीज हमारी जिंदगी का जो है वो किसान का खेत पर डिपेंडेंट है। तो अगर आज आपके घर का खेती पर अगर हमला हो जाए तो कल आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा, आपके बच्चों की तालीम नहीं होगी, आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, आपके घर में दाना दाने के लिए लोग तरसने लगेंगे। कल हयात मौत में भी पैसा लगता है, वो पैसा भी हमारे पास नहीं होगा। इसलिए ये लड़ाई हर एक गरीब किसान मजदूर की है, हर उस कारोबारी की है जो कारोबार से जुड़ा हुआ है। आप सबको इसमें जुड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों को दावत देने आया हूं कि 27 तारीख को बुध के दिन चकलिया के कानकी से सुबह 9 बजे 1000 ट्रैक्टर के साथ हजारों लोगों को साथ में लेकर हम वहां से पैदल मार्च करेंगे किसानों के समर्थन में, और ये काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर इस्लामपुर जाएंगे। वहां हम लोग प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम एसडीओ के जरिए भेजेंगे और एक खुला चिट्ठी हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देंगे। ये बंगाल की मुख्यमंत्री जो अपने आप को मां माटी मानुष की सरकार बनाती है, कहती है कि वो किसानों की हमदर्द है। तो आज मेरा सवाल है हमारे तृणमूल के साथियों से
कि आज किसान आंदोलन को लेकर 1.5 करोड़ आबादी जो है दिल्ली की सरहदों पर बैठी हुई है, तकरीबन 70 लोग मर चुके हैं, वहां पर उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में सरकार उनसे बात करके उनके मसले का हल निकालने के बजाय उनको पानियों से भिगा दिया जा रहा है ताकि वहां के लोग ठंड में मरे और उनको छोड़ के भागना पड़े। आज ये जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ। और ममता बनर्जी जो मोदी के कमर में रस्सी बांधकर जेल में भरने की बात करती थी, आज मुंह में ताला लगाए चुप्पी बैठे क्यों बैठी हुई है, उसका जवाब दे। क्यों ममता बनर्जी खामोश बैठी हुई है? आज किसानों को लेकर तृणमूल कोई आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? आज किसान के समर्थन में जुलूस क्यों नहीं निकल रहा है तृणमूल का? आज किसानों के लिए ममता बनर्जी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? आज किसानों के हक में ममता बनर्जी क्यों कोई बात नहीं बोल रही है? आज आप लोगों ने, हम लोगों ने, पूरा दुनिया देखा है कि राजीव कुमार कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर, जिसको सीबीआई उठा के ले जाने की बात हुई, तो सीबीआई से उसको बचाने के लिए एक एजेंसी जो कि सरकारी एजेंसी है सीबीआई, अगर वो कोई कार्रवाई करती है तो राज्य सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है कि उसमें उसकी मदद की जाए। कानून को मानते हुए अगर कोई कानूनन कार्रवाई किसी पर हो तो उसको इज्जत देना हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, जब राजीव कुमार को सीबीआई गिरफ्तार करने की बात हुई तो ये ममता बनर्जी राजीव कुमार के लिए कलकत्ता के राजपथ पे धर्मतल्ला में बैठकर सड़क पर धरने पे बैठ गई। एक चीफ मिनिस्टर होके एक कमिश्नर के लिए धरना पर बैठी और धरने पे बैठकर सड़क पर से सरकार चलाया गया, कैबिनेट की मीटिंग वहां पर की गई। तो भाई एक चोर को बचाने के लिए तुम सड़क पर बैठ सकती हो, आज करोड़ों किसान की मौत जो है इस 3 बिल पर टिकी हुई है कि हमारी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, हमारे बच्चे कल खाएंगे या नहीं खाएंगे, हम भूखे मरेंगे या नहीं मरेंगे। आज इसके खिलाफ ममता बनर्जी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। क्यों नहीं धरना पर बैठ रही है? क्यों नहीं गुलाम रब्बानी जुलूस निकाल रहे हैं? क्यों नहीं गुलाम रब्बानी साहब आज आंदोलन का नारा देते हैं? क्यों नहीं गुलाम रब्बानी आज आप लोगों को लेकर जुलूस निकालने की बात करता है कि किसान आंदोलन किया जाए? क्यों? क्योंकि आज इन लोगों के मुंह में आवाज नहीं है कि आज बल्कि बीजेपी की मदद करने के लिए, ताकि आप और हम किसान आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दें, बंगाल के लोग किसानों की ये जो तकलीफ है उसको महसूस ना कर सके, ये काला कानून को ना समझ सके, इसलिए आज पूरे बंगाल में आप लोगों का ध्यान हटाने के लिए जिस तरह मोदी सरकार जब एनआरसी का कानून लाया गया, जब सीए का कानून लाया गया, जब एनआरपी लाया गया, तब आपको उलझा के रखने के लिए उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, उस टाइम राम मंदिर बाबरी मस्जिद हो गया, 370 हो गया, ताकि आप इसमें उलझे रहे। आप नागरिकता बनाने के लिए अपना कागज लेके दफ्तर दफ्तर दौड़ते रहे और आप उनकी तरफ ध्यान न दें। वो देश को बेचता गया, रेल बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, भारत पेट्रोलियम बिक गया, धीरे धीरे हमारे देश का हर वो एजेंसी बेच दिया गया और आप किसमें उलझे रहे कि मेरा बाप का नाम ठीक कर दो। मेरा देश बिक रहा है, मेरा पूरे देश का सारा संपत्ति बेचता चला गया और हम कहां उलझे रहे? मोर बापेन नाम का ठीक कर दे, मोर बापेन नाम शेख छे, इसे मोहम्मद छे, अब शेख और मोहम्मद में उलझे हुए हैं। हमको इसमें उलझा के रखा गया और देश बिकता चला गया। आज उसी तरह ममता बनर्जी भी वही खेल खेल रही है कि आज जब किसान आंदोलन है, बंगाल जो है पूरी तरह से किसानों पर जीता है। बंगाल में अगर किसान बैठ जाए तो ममता बनर्जी का चक्का चलना बंद हो जाएगा, ये अच्छी तरह जानती है। तो बंगाल के किसान आज किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो, बंगाल के किसान आज किसानों के साथ खड़े नहीं हो, बंगाल के किसान आज किसानों की तरफ नजर उठा के नहीं देख सके। इसलिए आप लोगों को आज ध्यान हटाने के लिए आज आपके साथ पूरे बंगाल में, आपके ग्वालपोखर में, हर जगह आज द्वारे द्वारे सरकार चला दिया गया है। क्या है द्वारे द्वारे सरकार? कागज लेके हजार हजार लोग आप लोग लाइन लगा रहे हैं एक एक अंचल में। आप क्या कर रहे हैं कागज लेके? जो काम आपका बीडीओ ऑफिस करेगा, जो काम आपका पंचायत ऑफिस करेगा, उसके लिए दफ्तर बना हुआ है, तो ये दफ्तर में ताला लगा दो, बीडीओ ऑफिस में आग लगा दो।
लेकिन नहीं, आपका वीडियो ऑफिस में आग लगे के बजाय आज आपके घर में लाकर टेबल चेयर लेके बैठा देता है। वो तो द्वारे द्वारे सरकार, ये द्वारे द्वारे सरकार नहीं है, ये डर डर से सरकार चल रही है, डरे डरे सरकार है ये। इसीलिए आज आपको बहकाने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको कागज में उलझा के रखा गया है कि राशन कार्ड लाओ, यहाँ बनेगा, वोटर कार्ड का करेक्शन हो रहा है, आधार कार्ड हो रहा है, रूपोश्री, कन्याश्री, ये श्री वो श्री, ये सारा कागज लेके आप पागल की तरह दौड़ रहे हैं। लेकिन आप ईमानदारी से देखिए कि आपका जितना कागज आप जमा दे रहे हैं, उतने कागज में आप में से किसी का कितना काम होगा 2 महीना बाद आप मिला के देखिएगा कि कागज जमा दिए, जहां आप थे वही आप रहिएगा, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सिर्फ मकसद है कि बंगाल के किसानों को किसानों के साथ जोड़ने नहीं देना होगा, ताकि उसका बैठा हुआ मोदी बाप जो बैठा हुआ है कि मोदी बाप को खुश रखना होगा कि मोदी खुश रहेगा तो दीदी जेल नहीं जाएगी, इसीलिए मोदी को खुश रखो, इसीलिए दीदी अपने जेल नहीं जाने के लिए आपको और हमारा ध्यान भटका रही है। और हम सब भोले भाले सीधे साधे लोग ये सोचते हैं कि नाम का ठीक होगा तो कुछ होवे, लेकिन नाम ठीक कर लीजिए, 50 बार ठीक कर लीजिए, आपके नाम में कुछ ना कुछ गलती रहेगा। आपका नाम जलालुद्दीन था, आप जाके बोलिएगा जलालुद्दीन लिखो, वो वहां पर जलीलुद्दीन ही लिखेगा। आप जाके वहां बोलिएगा मेरा नाम अशफाकुल्ला, तो वो आपको अशरफुल्ला बना देगा। बाप का नाम रमजान अली, तो वो लिखेगा रमजान अली। तो वो सुधरने वाला नहीं है। और कागज दिखा के अगर आप साबित करना चाहिएगा कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो फिर आप सबसे पहले देश का बाहर जाइएगा, क्योंकि कागज से हम लोग साबित नहीं कर पाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि हमारा हालत यह है कि एक बाप का अगर 4 बेटा है, तो बाप का नाम अगर जमालुद्दीन है, तो बड़ा बेटा लिखा है अपना कागज में मोहम्मद जमालुद्दीन, छोटा मंझला बेटा लिखा है शेख जमालुद्दीन, उसके बाद वाला बेटा कोई लिखेगा वो मोहम्मद जलीलुद्दीन। आप कागज से अगर मिलाने जाइएगा तो 4 बेटा का 4 बाप है, 4 बेटा का 4 बाप है, और एक ही बाप का 4 बेटा है, ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कागज से आप कुछ साबित नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप ये बात को समझिए कि आपको ये टीएमसी का दलाल नुमा नेता लोग कुछ नहीं बताएगा। जिसका आधार कार्ड हो गया, आपको एक आधार नंबर मिला है, उसमें 12 डिजिट का एक नंबर है, उसमें मेरा नाम अली इमरान रम्ज हो या रम्ज अली हो जाए, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो वो नंबर है वो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मेरे पास ही रहेगा, वो आप पे से किसी के पास नहीं जाएगा। एक नाम का 4 आदमी हो सकता है, या अली इमरान पूरे हिंदुस्तान में खोजिएगा तो 50 मिल जाएगा, लेकिन आधार का जो नंबर है वो सिर्फ मेरा ही होगा। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपका नाम में शेख छूट गया, या अहमद में ए लिख दिए, या कोई ई लिख दिए, या जलालुद्दीन जमीलुद्दीन हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आधार नंबर अगर है तो आप पूरे हिंदुस्तान में एक अकेला वाहिद आदमी आप हैं। तो इस बात को समझिए। आपको ये सब नेता जो है ना, दलाल नुमा नेता, ये सब जाहिल लोग हैं। हम डंके के चोट पे बोलते हैं कि ये सब पढ़ा लिखा भी है तो जाहिल है। मेरी बात पर अगर यकीन नहीं आता तो ये मीटिंग खत्म होने के बाद तृणमूल का किसी भी नेता को पकड़ लीजिए, मोबाइल है, किसी भी नेता को फोन लगा के पूछिए कि जो 3 कानून है, दिल्ली सरकार बोले कानून ले है, वो कानून नाम ला बोल दी बाबू खींचे 3 बिल नाम बताए दे। अगर आपको गुलाम रब्बानी भी सही 3 बिल का नाम बता दिया ना, तो हम यहाँ खड़े खड़े एमएलए से रिजाइन दे देंगे, हम यहाँ खड़े खड़े एमएलए से रिजाइन दे देंगे, क्योंकि ये सब पढ़ा लिखा जाहिल लोग हैं। और जो जाहिल है उनसे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बेचारे को आता नहीं है। लेकिन जो नेता है उनसे फोन लगाइए, हम यहाँ खड़े हैं, फोन लगा के अभी पूछिए, अगर 3 बिल जो है उसका नाम बोल दे, दांत टूट जाएगा रब्बानी का, नहीं बता पाएगा। तो जो नेता को यह पता नहीं है कि कौन सा कानून आया है,
उसका नाम नहीं पता तो उसके अंदर का मजमून खाक पता होगा इसको कि अंदर में क्या लिखा है, तो ये आपके लिए लड़ेगा। ये सिर्फ इतना ही कर सकता है कि घर में जाएगा, बोलेगा, ये जाके आपको घर में जाके इतना ही बोल सकता है, तो तोरे बेटा बोले ग्रेजुएशन कर लिए, हाँ कर लिए ना, आज अगर मैं नौकरी ना कराए तुम 8 लाख टका रेडी कर, वो यही करेगा कि 8 लाख टका दे तो बेटा नौकरी हो जाएगा, तो 10 लाख टका दे तो नौकरी करे, तो ये 8 लाख 10 रुपया लूटने का काम करेगा। पहले हम लोग जब छोटे थे, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, मेरे चचा लोग हैं, वो लोग देखे भी होंगे कि पहले गांव में डकैती होता था। पहले गांव में डकैती होता था, तो डकैती जब होता था तो किसी एक गांव में होता था, किसी एक गांव में डकैती होता था, वो भी मियां साहब के यहाँ, बड़ा आदमी के यहाँ, तो बाकी गरीब आदमी सब बचा हुआ रहता था, पैसा वाले के यहाँ डकैती होता था। तो पहले का डकैत सब अच्छा था कि गरीब सबको छोड़ देता था। ये तृणमूल ऐसा डकैत है कि ये किसी को नहीं छोड़ता है, गरीब को भी लूटता है, अमीर को भी लूटता है, तो ये उस डकैत से भी खतरनाक डकैत है। तो इसलिए ये जो लड़ाई है ना, ये डकैतों के खिलाफ है। दिल्ली में बैठी सरकार जो काला कानून ला रही है, देश को बेचने का काम कर रही है, उसके खिलाफ है, और ये लड़ाई आम गरीब आदमी के हक में है। इसलिए मेरा आप लोगों से अपील है कि वोट जब आएगा, जिसको मर्जी उसको वोट दे दीजिएगा, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको वोट डाल दीजिए, लेकिन वोट डालने से पहले सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि जो वोट आप दे रहे हैं वो वोट आप अपने लिए दे रहे हैं, न विक्टर के लिए वोट दे रहे हैं, न रब्बानी के लिए वोट दे रहे हैं, वोट आप अपने लिए दे रहे हैं। आप अपने लिए वोट डालना जिस दिन सीख जाइएगा, उस दिन आपकी हालत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज आप वोट देते हैं किसके लिए? रब्बानी जितवा हो, विक्टर जितवा हो। विक्टर को भूल जाइए, रब्बानी को भूल जाइए। न विक्टर को जिताने की जरूरत है, न रब्बानी को जिताने की जरूरत है, न फॉरवर्ड ब्लॉक को जिताने की जरूरत है, न तृणमूल को जिताने की जरूरत है। आप अपने जीत के लिए लड़ना शुरू कर दीजिए कि हमको जीतना है, अपने लिए वोट देना है, अपने लिए वोट करना सीख लीजिए, तो आपकी जीत हो जाएगी। तब देखिएगा कि हालात में सुधार आना होगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मेरी छोटी सी बात बहुत मोटी बात है, इसको समझना होगा कि अपने लिए लड़ना सीखिए। पार्टी के लिए, झंडा के लिए, नेता के लिए, एमएलए के लिए, मंत्री के लिए लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने लिए लड़िएगा तो नेता चाहे कोई भी हो, जब वो देखेगा कि अवाम अपने लिए सोचना शुरू कर दिया है, अवाम अपने लिए बोलना सीख गया है, अवाम अपने लिए लड़ना चाहता है, तो नेता चाहे कोई भी रहे उसको तब आपके लिए उसको बोलना पड़ेगा, आपके लिए उसको लड़ना पड़ेगा, उसको मजबूर करने का काम आपका है। और यहाँ तो नेता ही आपको मजबूर कर देता है, यही कमी। तो इसलिए ज्यादा वक्त नहीं है, मगरिब का वक्त होने जा रहा है। आप लोगों से मेरा यह अपील है कि जो बात हम समझाना चाहते हैं कि ये 3 काला कानून के खिलाफ आम गरीब मजदूर किसान को इकट्ठा होने की जरूरत है, क्योंकि आज जो बच्चा हमारे घर में पैदा होगा, उस बच्चे पर भी 84,000 रुपए का कर्जा पैदा होने के साथ साथ उसके सर पर चढ़ जाता है। हमारा देश इतने कर्जे में डूबा हुआ है, ये आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा, कोई सच्चाई आपके सामने नहीं लाएगा कि देश बिक रहा है। आज जो ट्रेनें बंद हैं, इन ट्रेनों को बंद रखने के वजह क्या है? कोरोना। कोई कोरोना वजह नहीं है। कोरोना अगर वजह होता तो 5-5 लाख लोगों का जमायत लेके बीजेपी मीटिंग कर रही है, तब वहां कोरोना नहीं होता है। दीदी आज कोरोना के नाम पर विधानसभा 9-10 महीने से बंद करके रखी, तब कोरोना फैल रहा है। बीरभूम में 3 लाख लोगों को लेकर वो मिছিল करती है, तब दीदी को कोरोना नहीं होता है। कोरोना के नाम पर तमाम सरकारी फंड जमा कर लिया गया कि कोरोना के लिए लड़ने के लिए सारा पैसा ले लिया गया, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए सब पैसा ले लिया, लेकिन हमारे बंगाल में कोरोना हिंदुस्तान में 3रे जगह पर आकर पहुंच गया। आज भी तादाद हमारे यहाँ कोरोना का बढ़ते जा रहा है, फिर से नया केस शुरू हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं? तो ये चीज को समझिए कि किसी चीज के आड़ में हमको लूटा जा रहा है। कोरोना के नाम पर भी हम ही को लूटा गया, देश बेचने के नाम पर देश बेचा गया, तो हमको उलझा दिया गया हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर।
आज ट्रेन बंद रखा गया है, वो आपके हमारे हिफाजत के लिए नहीं। आज मालगाड़ी चलना शुरू हो गया है, अदानी का मालगाड़ी चलना शुरू हो गया। अब अदानी अंबानी का ट्रेन भी आने वाला है। अब आप जो जाइएगा कलकत्ता, तो यहां से आप 226 रुपया में जनरल का टिकट काट के आप कलकत्ता जाते थे। अब कुछ महीनों बाद यहां से आपको ट्रेन में जाने के लिए 1500 से 1900 रुपया लगेगा, एक जनरल आदमी को भी जाने के लिए। तो गरीब आदमी 2000 जेब में लेके वो कलकत्ता जाने का हिम्मत जुटा लेता था कि जाए पीजी से इलाज कराए उस वक्त। लेकिन अब जाने आने में आपको 4000 रुपया चाहिए, तो गरीब आदमी कहां से जाए? तो ये जो लड़ाई है ना, ये पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार देश को बेच रहा है। तो आज लड़ाई है कि हमको ना अदानिस्तान चाहिए ना अंबानिस्तान चाहिए, हमको हमारा मुकम्मल हिंदुस्तान चाहिए। उसके लिए लड़ना है। ये अदानिस्तान और अंबानिस्तान बनाने की जो साजिश की जा रही है हिंदुस्तान को, उसके खिलाफ हम हिंदुस्तान के तमाम गरीब गुरबों को इकट्ठा हो जाना होगा कि हमको हिंदुस्तान को बचाना है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि 27 तारीख को हम आपको जाने का किराया नहीं दे सकते, हम आपको जाने से खाना नहीं खिला पाएंगे। आप खुद अपने लिए 2 रोटी बांध के लाइएगा, हमको भी खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा। आपको हम 10 रुपया दे के नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी लड़ाई के लिए 10 रुपया खर्च कीजिएगा तो इतना यकीन आपको हम जरूर दिला देते हैं कि वो 10 रुपया आपका 10 लाख की ताकत बन के हम खड़ा कर देंगे। ये यकीन आपको हम दिलाते हैं। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि 27 तारीख को आप सब कांजीपाड़ा में हजारों हजार की तादाद में आप लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो कि जहां कानकी से होकर करंदीगी चकलिया के लोगों को लेकर हम उधर से पैदल मार्च करते हुए आएंगे। पीछे 1000 ट्रैक्टर रहेगा। उसके बाद हम लोग कांजीपाड़ा पहुंचे तो वहां पर आप लोग भी हमारी हौसला अफजाई के लिए हजारों की तादाद में वहां पर रहें और वहां से मेरे साथ चलें। जो बड़े बुजुर्ग नहीं चल पाएंगे वो ट्रैक्टर में बैठ जाएंगे। और नौजवान साथियों से मेरी यह अपील है कि आप लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जब थकेंगे तो ट्रैक्टर पर बैठेंगे, फिर उतरेंगे, फिर चलेंगे। और इस तरह से हमारा काफिला जब इस्लामपुर पहुंचेगा तो इस्लामपुर अपने आप में बंद हो जाएगा, पूरा इस्लामपुर बंद हो जाएगा। क्योंकि इस्लामपुर को बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस्लामपुर में आज हमारा पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां एसपी बैठते हैं। और जब एसपी को यह एहसास हो जाएगा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी हजारों का काफिला लेकर इस्लामपुर में आकर मेरे दफ्तर के सामने ताला मार सकता है, तो अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक से उलझे, ये तो हमारा ताला कहीं भी ये लोग मार देगा। ये ताकत है, ये डर पैदा कर देना है। और ग्वालपोखर में आपका मंत्री या उसका संतरी लोग आपको बोलेगा कि एक था अकेला एमएलए की करबे, तो ये एक अकेला एमएलए तुम्हारे मुख्यमंत्री को भी पानी पिलाते रहता है, ये बात याद रखना। तो एक अकेला एमएलए क्या कर लेगा ये कहने की जरूरत नहीं है या उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ग्वालपोखर में तृणमूल का एमएलए हो सकता है, ग्वालपोखर में पंचायत तृणमूल का हो सकता है, ग्वालपोखर में समिति जिला उसका हो सकता है। लेकिन ये बात आप लोग भी याद रखिए कि ग्वालपोखर में अगर तृणमूल के बाद दूसरी सबसे बड़ी सियासी कोई ताकत है तो वो लाल झंडा वामफ्रंट का ही है। चार अगर रब्बानी चाहे जितने भी ओहदे पे बैठ जाए, उसको मुकाबला देने के लिए वामफ्रंट तैयार है। और इसीलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेचारा रब्बानी खुद घबराया हुआ है। अपना भाई नहीं संभालता है तो जिला का ठग संभालेगा। भाई उसका बीजेपी में, तो बीजेपी में भाई गया है, तो ये जो भाई चला गया है, भाई उसके खिलाफ बोल रहा है। तो आप लोग सोचते हैं कि तीनों भाई अलग अलग है, तो भाई 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 छे, अलग अलग नहीं छे। इधर पीछू देखते राजनीति छे। राजनीति क्या है उसको समझिए कि लोकसभा में यह देखा गया कि ग्वालपोखर जहां 80% से ज्यादा मुसलमान हैं, उसके बाद भी यहां पर 32,000 वोट बीजेपी के खाते में चली गई। अब इसको देखने के बाद गुलाम रब्बानी को समझ में आया कि अब मेरे खिलाफ वोट बीजेपी में जा रहा है, तो अब जब मेरा चुनाव आएगा तो मेरे खिलाफ तो और भी ज्यादा वोट जाएगा बीजेपी में, तो 32,000 बढ़ के 42,000 भी हो सकता है।
तो अगर 42,000 वोट बीजेपी ले ले और वाम फ्रंट कांग्रेस अपना वोट पकड़ के रख लिया तो मेरा तो टाइटा फिश हम कहा जाएंगे। तो इसलिए वो अपने भाई को भेजा है बीजेपी में कि तुम वहां जाओ, तुमको टिकट दिलवाने का दावेदारी कराएंगे, और अगर तुमको टिकट मिल गया बीजेपी से तो जो 32,000 वोट तुमको बीजेपी को मिला है, तब तो आदमी बोलेगा यहाँ जीता या वहां जीता, तीनों तो एक ही बात। तो बीजेपी का वोट सर्वर के पास नहीं जाएगा, वो वोट भी मेरे पास आ जाएगा घूम के, क्या कि पंचायत में मेरा दखल है, मेंबर मुखिया प्रधान मेरे हाथ में है, सभापति मेरे पास है। तो आदमी को तो हम डरा लेंगे कि मोर पंचायत से जाओ, आदमी को डरा के वोट ले लेंगे। तो अगर रब्बानी साहब का ये एक सोचा समझा साजिश है, ये बेंग का मुंह में भी चुम्मा खाता है, सांप का मुंह में भी चुम्मा खाता है। बेंग हुआ ममता बनर्जी, सांप हुआ नरेंद्र मोदी, दोनों का मुंह में चुम्मा खा रहा है। तो इस बात को समझिएगा, क्योंकि रब्बानी साहब आपको टोपी पहना सकते हैं, लेकिन हम भी नेता है रे भाई, हमको टोपी पहनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए रब्बानी साहब जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो हम समझ लेते हैं। इसीलिए तो रब्बानी साहब परेशान है विक्टर से। तो इसलिए आप लोगों से ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इतना ही कहेंगे कि 27 तारीख को सब कोई पांजीपारा में आप लोग 11 बजे सारे लोग वहां पर पहुंचे, यही कह के अपनी बात खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। तो ये थे फॉरवर्ड ब्लॉक के जो चाकुलिया से विधायक अली इमरान रम्स। उनसे सीधे तौर पर बात करेंगे क्या है 27 तारीख की तैयारी, और वो सेंट्रल ने जो 3 कानून कृषि बिल लेके आए उनके खिलाफ वो आंदोलन पर उतर गए हैं। सर क्या है तैयारी, कितने लोगों की जमात होने जा रही है? ये लड़ाई जो है जो कृषि कानून लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें किसानों के खिलाफ है और ये देश के हित में नहीं है। इसकी वजह से आज हमारे 1.5 करोड़ किसान जो सरहदों पर बैठे हुए हैं दिल्ली के, उनके समर्थन में और ये काला कानून को वापस लेने की मांग के साथ 1000 ट्रैक्टर के साथ हज़ारों की तादाद में हम लोग कानकी से 27 तारीख सुबह 9 बजे रवाना होंगे और इस्लामपुर की तरफ हम लोग कूच करेंगे। और रास्ते में जो भी पांजीपाड़ा है, गैसल है, गुंजरिया है, धनतोला है, इन तमाम जगहों पर हमारे साथ किसान आंदोलन में जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं। ये लोग भी हमारे साथ वहाँ जुड़ते जाएंगे और हमारा काफिला इस्लामपुर पहुँचेगा। सर आपने अपने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को ये कह दिया कि वो भी किसानों के समर्थन में, किसानों के खिलाफ जो आंदोलन लाया है वो उस बिल का वो समर्थन करते, ये क्या मामला है? हालांकि वो अक्सर बयान देती रही है कि हम किसानों के समर्थन में नहीं। देखिए, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने का, एक खाने का। ममता बनर्जी जो कर रही है हाथी का दिखाने वाला दांत है। वो अपने आप को किसान की हमदर्द बताती हैं, किसान के हिमायत में बात कर रही हैं, लेकिन किसानों के हक में वो अभी तक कोई आंदोलन नहीं की। ये कृषि बिल के खिलाफ अभी तक उनका कोई भी सख्त बयान नहीं आया। ये एज ए मुख्यमंत्री वो अगर चाहें तो विधानसभा में वो एक रेजोल्यूशन पास करके हम बंगाल में ये काला कानून, किसान विरोधी कानून पास होने नहीं देंगे, इसका रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं। इस पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। नहीं किसानों को लेकर वो पूरे बंगाल में कोई आंदोलन कर रही हैं, बल्कि किसानों को आंदोलन की तरफ उनका ध्यान ना जाए, किसान अपने हक की बात ना उठाने लगें, किसान अपनी मांग को लेकर सड़कों पर ना उतरें। इसलिए पूरे बंगाल में करीब किसानों को उलझा दिया गया है द्वारे सरकार के नाम पर, कि द्वारे सरकार के नाम पर लोग अपने कागज़ों को सही करने के लिए अब घर से निकलकर उनके द्वारे सरकार के काउंटर पर भीड़ लगा रहे हैं। लोगों को इस तरह उलझा दिया गया है, हज़ारों की तादाद में कतारों में लोग खड़े होकर अपना दस्तावेज सही कराने जा रहे हैं। तो ये कागज सही करके कुछ होने वाला नहीं है, ये लोग भी जानते हैं, ममता बनर्जी भी जानती है, लेकिन लोगों को उलझा दिया गया। जिस तरह एनआरसी के वक्त लोगों को उलझा दिया गया कि वो अपना कागज सही करते रहें, अपना दस्तावेज सही करें कि वो भारत के नागरिक हैं या रहेंगे या नहीं, इस डर से इस बीच में सरकार की जितनी भी संपत्तियां थी, रेल बिक गया, BSNL बिक गया, सरकार अपनी संपत्ति। ये बात तो सब सही है सर, जब से आपने ये ऐलान किया है कि हम किसानों के समर्थन में, किसानों के साथ ये आंदोलन चलाएंगे, शुरू करेंगे, उसी दिन से ही ये आरोप भी आप पर लगने लगा है कि इतने दिन से आप सोए हुए थे जब तक ये कानून बना था, और आज क्योंकि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और अपनी सियासी नैया डूबती दिख रही है, यही वजह है कि आप अपनी सियासत को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है सर? देखिए, पहली बात है कि जब ये काला कानून लाया गया तो ये आपकी जानकारी में होगा कि ये एक रात के अंधेरे में एक ऑर्डिनेंस ला के इस कानून को पास, इस पर ना पार्लियामेंट में चर्चा करने दिया गया, जो कि संविधान के खिलाफ है। और इस कानून को जब पास किया गया
तो सबसे पहले तो ये सवाल हुकूमत ममता बनर्जी से मैं करना चाहूँगा कि जो बंगाल में बीजेपी के मुखालफत में है, जब एक संविधान के विरोध पार्लियामेंट्री रूल्स के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस पास करके रात के अंधेरे में बिल पास कर दिया गया देश के किसानों के खिलाफ, तो ममता बनर्जी हुकूमत में रह के बीजेपी के खिलाफ अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उनसे सवाल होना चाहिए। मैं तो एक अपोजिशन का एमएलए हूँ, मेरी जितनी ताकत है मैं अपनी ताकत को लेकर सड़क पर उतरने के लिए तैयार हूँ। इस पर जब आंदोलन तहरीक शुरू हुई, इस आंदोलन को समझा, बिल को पढ़ा, उसको जाना, उसके तमाम लूपहोल्स क्या हैं, उनके मेरिट डिमेरिट्स को समझा, सारी चीज़ों को समझकर जब मैं खुद इस बात पे यकीन कर गया कि ये कानून हमारे देश के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है, उसके बाद इस तहरीक को मैंने शुरू की है। मैं इसमें उतरा हूँ। अरे भाई, अगर मैं देर से ही सही दुरुस्त हूँ, आप तो उतरिए। मैं तो दावत देता हूँ गुलाम रब्बानी भाई को कि अगर आप किसान के साथ हैं तो उस दिन पांजीपाड़ा में आप भी हमारे साथ आके खड़े होइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फॉरवर्ड ब्लॉक से चाकुलिया के विधायक अली इमरान रंज, जो सीधे तौर पर हमसे बात कर रहे थे कि 27 तारीख की जो तैयारी है वो तैयारियों को लेकर वो बिल्कुल एक तरह से हर एक ब्लॉक में जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारे उस तहरीक पे आप साथ दें, ताकि जो कृषि कानून मरकजी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है उसके खिलाफ में एक मुहिम चलाकर उस कानून को रद्द की मांग की जाए। इस तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों से हमसे जुड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।